हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो 12th क्लास लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था और इस बार के एग्जाम में पूछने की संभावना है। इसीलिए हम इस प्रश्न का श्रृंखला लेकर हाजिर हैं आपके सामने। तो ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग एक बार अवश्य देख लेंगे और समझ लेंगे ताकि एग्जाम में आए तो छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला प्रश्न क्या कहता है आपका? आपका पहला प्रश्न है, संचार से आप क्या समझते हैं? संचार से आप क्या समझते हैं? कहने का तात्पर्य क्या है कि संचार क्या है, आप ये बतलाइए। तो संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। या तो संदेश आप ले रहे हैं या किसी दूसरे को संदेश आप दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं हम? संचार कहलाता है। क्या कहलाता है ये? संचार कहलाता है। जैसे देखिए, मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर संचार के विभिन्न साधनों का विकास किया है। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर अलग अलग प्रकार के संचारों का व्यवस्था किया है। जैसे डाक सेवा, पहले उतनी आवश्यकता नहीं होती थी तो डाक सेवा चिट्ठी का समय हुआ करता था। 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीना में चिट्ठी आया करता था। फिर टेलीग्राम का आया, थोड़ा सा फास्ट हुआ। टेलीफोन का आया, उससे फास्ट हुआ। फैक्स का आया, रेडियो का आया, सिनेमा का आया, टेलीविजन का आया, इंटरनेट के आया। तो ये सब संचार के ही साधन हैं, लेकिन पहले धीमी गति से चलता था और अभी तेज हो गया है। अगर वर्तमान समय में पूछे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो आपको कहना है कि मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, क्योंकि घर घर में मोबाइल होता है और हाथ हाथ में मोबाइल होता है। अगर आप यहाँ हैं तो आपने बाहर किसी भी रिश्तेदार से बात कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, आप कहीं भी बात कर सकते हैं। ये किसने संभव किया? तो ये संचार ने संभव किया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। संचार के बारे में जब पूछेगा तो आपको लिख देना है, आपको पक्का नंबर मिलेगा। ठीक है? तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? जनसंख्या को प्रभावित करता है, ये कौन-कौन सा कारक है? तो विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं पाया जाता है। मतलब कहता है कि विश्व के जितने भी क्षेत्र हैं, सब में जनसंख्या एक समान नहीं पाया जाता है। जैसे कि पठार क्षेत्र हुआ तो वहाँ जनसंख्या कम होता है, और मैदानी क्षेत्र हुआ तो वहाँ पर जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है और सघन भी होती है। अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं। कहता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अलग-अलग पाया जाता है। हम वही बताएं कि लोग को अगर बोला जाए कि एक समतल जमीन पर बसना है और एक पहाड़ी जमीन पे, तो लोग कहाँ बसेंगे? समतल पर बसेंगे। तो समतल जमीन पे जनसंख्या अधिक हो जाएगी, जबकि पहाड़ों पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो आइए देखिए, आगे समझिए, समझ में आ जाएगा आपको। पहला कारण क्या है? प्राकृतिक कारण क्या है? समझिएगा। इसमें धरातल की बनावट माने धरती की जो बनावट है वो डिपेंड करती है। जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल तथा खनिज पदार्थों इत्यादि की उपलब्धि के सम्मिलित होती हैं। अब इसी के आधार पर लोग क्या करते हैं, बताइए कि जहाँ समतल भूमि होगा वहाँ लोग ज़्यादा जाकर बसेंगे। जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, जल और वायु दोनों अच्छी होगी, उस क्षेत्र में लोग ज़्यादा बसेंगे। जहाँ की मिट्टी अच्छा होगी, वहाँ लोग जाकर बसेंगे। जहाँ वनस्पति होगी, पेड़ पौधे होंगे, वहाँ लोग जाकर बसेंगे। तो कहीं न कहीं प्राकृतिक कारण ये सारे हैं जो क्या करते हैं? जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। ठीक है? अब आइए दूसरा कारण पर चलते हैं, सांस्कृतिक कारण। संस्कृति कहने का मतलब है कि वहाँ के कल्चर से रिलेटिव करके आपको चलना है। जैसे इनमें क्या होता है कि धर्म, भाषा, सांस्कृतिक आदि को सम्मिलित किया जाता है। माने इस आधार पे भी जनसंख्या अलग-अलग हो सकती है। जैसे कि अभी आपको कहा जाए कि बांग्लादेश में हिंसा चल रहा है, तो अगर बांग्लादेश में कहा जाए कि हिंदू जाकर बस जाए, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा वो। कैसे करेगा? क्योंकि वहाँ पे हिंसा हो रहा है, वहाँ धर्म दूसरा चल रहा है, वहाँ मुसलमानों को पनाह दिया जाता है, हिंदुओं को मार दिया जाता है, तो इसलिए यहाँ हिंदू धर्म नहीं जाएँगे। वहाँ की संस्कृति अलग हो जाती है, तो लोग यहाँ से नहीं जाएँगे। इसीलिए सांस्कृतिक कारण भी होता है, संस्कृत लिखा है, सांस्कृतिक कारण भी होता है, जो क्या करता है? आपको प्रभावित करता है, किसको? जनसंख्या के वितरण को। तीसरा पॉइंट है आर्थिक कारण। यातायात के साधन और उद्योग आदि। आर्थिक समझते हैं ना, यानी कि इकोनॉमिक्स कंडीशन में पैसा कौड़ी से संबंधित होना। ठीक है ना? तो यातायात के साधन और उद्योग के लिए जिम्मेवार होता है कौन सा? आर्थिक कारण।
चौथा क्या है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या, उथल-पुथल, यानी कि समझिए कि अशांति होता है वहाँ पे, युद्ध छिड़ता रहता है हमेशा, गृह युद्ध होता है, आदि कारक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या के वितरण को क्या करता है, वो प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में युद्ध होता है, वहाँ जनसंख्या क्या करती है, किसी अन्य जगह पर पलायन कर जाती है, तो इससे उस क्षेत्र की जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है? एक बार इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या कहता है, तीसरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछते रहा है और पूछेगा भी। सो देखिए, ध्यान दीजिए इसमें क्या कहता है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। मैंने लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, समझिए। लिंग अनुपात की आशय पुरुष स्त्री की संख्या के अनुपात से होती है। लिंग अनुपात कहने का मतलब होता है कि पुरुष और स्त्री की संख्या का अनुपात से होता है। इसके अंतर्गत प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। माने 1000 पुरुष के ऊपर कितनी स्त्री होती है, इसकी गणना की जाती है। लिंग अनुपात निकालने का जो सूत्र होता है, क्या होता है, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या और गुना क्या होती है, 100, जिससे हम क्या ज्ञात करते हैं, लिंग अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है ना? आइए चलते हैं अगला प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि जीवन निर्वाह कृषि या निर्वाह कृषि क्या है। देखिए, जीवन निर्वाह कह दिया, मतलब हम खेती तो करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, जीवन को बिताने के लिए करेंगे, जीवन जीने के लिए करेंगे। और जिस खेती से सिर्फ अपने घर के परिवारों को जीवन चलाया जा सकता है, पेट भरा जा सकता है, ऐसे ही खेती को हम क्या कहेंगे, जीवन निर्वाह कृषि कहेंगे। आइए, वह खेती जिसमें किसान जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर फसल उगाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों पर फसल उगाते हैं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उत्पादन करते हैं। देखिए, समझिए बात को, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उत्पादन करते हैं। इस तरह की खेती में ज़्यादातर धान्य जीवन यापन पर दिया जाता है। ज़्यादातर ध्यान कहाँ दिया जाता है, जीवन यापन पर दिया जाता है, और व्यापार या वस्तु की बिक्री पर बहुत कम या जोर नहीं दिया जाता है। क्या कहता है कि छोटे-मोटे जो खेत होते हैं, उस पर किसान क्या करते हैं कि फसल लगा देते हैं, ताकि उनके घर के लोग खाना खा सकें, भूखों ना रह सकें। ठीक है? और मुख्यतः छोटे-मोटे किसान जो होते हैं, जो अपने खेतों में खेती करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो घर की स्थिति को पूर्ति करना, घर में अनाजों की पूर्ति करना, ना कि क्या करना, वस्तुओं की बिक्री करना। ठीक है ना? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं करते, उत्पादन नहीं करते हैं। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं, समझिएगा। किसी क्षेत्र के जनांकीय संरचना में पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कहता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, धरती का कोई भी कोना हो, ठीक है ना, वहाँ पे पुरुष और महिला का जो प्रतिशत होता है ना, बहुत ही मायने रखता है। लिंग संरचना के अभिप्राय जनसंख्या में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या से होती है। लिंग संरचना का मतलब क्या होती है, जनसंख्या में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या से होती है। आदर्श स्थिति में पुरुष एवं महिला का अनुपात 1:1 रहना चाहिए। 1:1 रहना चाहिए, मतलब समझते हैं कि 1 पुरुष है तो 1 महिला, 500 पुरुष है तो 500 महिला, 1000 पुरुष है तो 1000 महिला। तो इसको क्या बोलेंगे, संतुलित अनुपात भी बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्या रहेगा, ये हमेशा बराबर रहेगा। लेकिन पूरे विश्व में देखा जाए तो 1000 पुरुष के सापेक्ष महिलाओं की संख्या कितनी है, 990 है। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो 1000 पुरुष है तो उसके ऊपर 990 महिलाएं हैं, तथा भारत में देखा जाए तो कितना है, 943 है। ठीक है ना? तो ये कंडीशन बड़ा डाउन है ना? इसमें कितना होगा, अगर इसमें सब लड़कों को शादी किया जाए तो पूरे विश्व में देखा जाए तो 990 लड़कों का शादी होगा 1000 में से, बाकी 10 के 10 कुंवारे रह जाएंगे। ठीक है ना? और बिहार में देखा जाए तो 943 का ही होगा 1000 में से। ठीक है? चलिए, आइए, भारत का पूरा आंकड़ा दिया हुआ है 943, बिहार का देखा जाए तो 918 होगा। ठीक है ना? 2011 के जनगणना के अनुसार। आइए चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊष्मादीप से आप क्या समझते हैं। ऊष्मादीप से आप क्या समझते हैं, यहाँ ऊष्मादीप से आप क्या समझते हैं, समझिएगा बात को। ऊष्मादीप या शहरी ऊष्मादीप, यानी कि अर्बन हीट आइसलैंड। अर्बन में क्या होता है, शहर, माने शहर किस तरह गर्म हो रहा है, तब होता है जब किसी शहर में आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में ज़्यादा गर्मी होती है। कहता है कि ऊष्मादीप कब बनता है, जब आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में किसी शहर में अगर गर्मी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है।
इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? शहरी इलाकों में वाहनों का अधिक चलना, ईंधनों को अधिक जलाना। यानी शहरी इलाकों में क्या होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में चलती हैं, तो प्रदूषण फैलाती है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, तो शहर पूरा हीट हो जाता है। ईंधन जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, डीज़ल जलाते हैं, जिससे प्रदूषण फैलती है, जिससे क्या होती है कि वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है। और इसी कारण से, इसी गर्मी के कारण आज शहर क्या बन गया है? ऊष्माद्वीप बन गया है। इसी गर्मी के कारण से, जो पॉल्यूशन से गर्मी हो रही है, इसी कारण से क्या बन गया है? शहर ऊष्माद्वीप बन गया है। इसका एक एग्जाम्पल लेना है आपको, तो दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना? दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दिल्ली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऊष्माद्वीप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? दिल्ली। देखिए कितना गर्म हो जाता है गर्मी के दिनों में, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 7वां नंबर, कि ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों को लिखें। ग्रामीण बस्ती के विभिन्न प्रकार क्या-क्या हैं, उनको लिखना है आपको। तो देखिए, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, नगला या पूर्वा। नगला या पूर्वा क्या होता है? कहता है कि यह कुछ झोपड़ियाँ या घरों का वह रूप होता है, जो गाँव की अपेक्षा शहर या संगठन में छोटा होता है। गाँव की अपेक्षा शहर या संगठन में क्या होता है? छोटा है। संगठन मतलब समझते हैं ना, मिलकर रहना, वहाँ छोटा होता है। ठीक है? और अगला क्या है? गाँव। गाँव क्या होता है? गाँव नगला या पूर्वा का बड़ा रूप है, जिसमें मुख्यतः किस वर्ग रहता है? किसी भी वर्ग रह सकता है। ठीक है? नहीं, ये लिखना था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ठीक है? तो कहता है कि जो नगला या पूर्वा होता है, गाँव से थोड़ा-सा छोटा होता है, ठीक है? गाँव से थोड़ा छोटा होता है, जैसे देखे हो कहीं पे कि जो अल्प विकसित लोग रहते हैं, जहाँ पूरा शिक्षा नहीं पहुँचता है, तो छोटा-मोटा झोपड़ी लगा कर रखते हैं, उसी क्षेत्र को नगला या पूर्वा कहते हैं। और जहाँ लोग शिक्षित होते हैं, मकान बना के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गाँव बोलते हैं। अगला क्या है तीसरा? बाज़ारी गाँव। बाज़ारी गाँव का मतलब क्या है कि जहाँ आस-पास के लोग इकट्ठा होते होंगे, जैसे कि देखिए, समझिएगा, आवश्यक आवश्यक परिस्थिति उपलब्ध होने पर एक गाँव विकसित होता हुआ बाज़ारी गाँव में परिणत हो जाता है। माने जब आवश्यकता पड़ती है, स्थिति के अनुसार जब गाँव विकसित करता है, तो बाज़ारी गाँव बन जाता है। और इसमें बाज़ार के कुछ गुण आ जाते हैं, जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर आदि सुविधा हो जाती है। तो ऐसे गाँव को क्या बोलेंगे? बाज़ारी गाँव। पहले विद्यालय भी उस गाँव में नहीं था, चिकित्सा भी नहीं था, डाकघर भी नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, वहाँ धीरे-धीरे मार्केट बढ़ने लगा, और मार्केट के कारण क्या हो गया कि शहर बनने लगा, और वहाँ विद्यालय भी हो गया, चिकित्सा भी हो गया और डाकघर भी हो गया। तो उसको कौन-सा गाँव बोलेगा? उसको गाँव नहीं बोलेगा, उसको क्या बोलेंगे अब? बाज़ारी गाँव, यानी कि वहाँ बाज़ार लगता है। समझ गए बात को? चलिए, अगला 8वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं? बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिए, कहता है कि वर्षा पर निर्भर कृषि 2 भागों में बाँटी जा सकती है। वर्षा पर निर्भर कृषि 2 भागों में बाँटी जा सकती है। पहला देखिए, शुष्क कृषि। शुष्क कृषि क्या होती है? 75 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा क्षेत्र में केवल वही फसलों को उगाया जा सकता है, जो शुष्कता को सहन करने योग्य होता है, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, मूंग आदि। कहता है कि जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वर्षाना, ठीक है ना, एक वर्ष में, उस क्षेत्र में जो कृषि होती है ना, वो कौन सी कृषि होती है? शुष्क कृषि होती है। जैसे कौन सा होता है? रागी होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है। इस सब के लिए पानी क्या होना है? कम होना चाहिए। राजस्थान के क्षेत्रों में होता है ना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। दूसरा है क्या? आर्द्र भूमि। आर्द्र यानी कि नमी वाला भूमि। इस प्रकार की भूमि में वर्षा काल में अधिक वर्षा से बाढ़ और मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। अतः खेतों की मेढ़ मजबूत बनाई जाती है, जिससे अपरदन न हो। मैंने कहता है कि जिस क्षेत्र में हमेशा 75 सेंटीमीटर से अधिक पानी होना चाहिए, है ना? यानी बाढ़ आती रहती है, जहाँ की भूमि में नमी होती है, उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? उन क्षेत्रों में होने वाले कृषि को क्या बोलते हैं हम? आर्द्र भूमि कृषि बोलते हैं। और इस प्रकार के क्षेत्रों में कौन सा फसल उगाया जाता है? तो गन्ना होता है, धान होता है, जूट होता है, खीरा होता है, ककड़ी होता है, इनमें उगाई जाती है। मतलब अन्य प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ठीक है? चलिए, आइए 9वां प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी कृषि योग्य तो था, लेकिन अभी व्यर्थ पड़ा हुआ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो कहता है वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित हो रहित है। कहता है कि वह भूमि जो 5 वर्ष या उससे अधिक तक
उसमें क्या होगा, खेती नहीं किया गया हो, एकदम परती पड़ा हुआ है, ठीक है? इस वर्ग में सम्मिलित की जाती है और ऐसे ही भूमि को हम क्या कहते हैं, उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। मतलब उसमें खेती तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष या 5 से अधिक वर्षों से क्या है, वो परती पड़ा हुआ है, तो उसमें ह्यूमस खत्म हो चुका है ना? सारा चीज़ खत्म हो चुका है नमी उसमें। अब इसके क्या बाद भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। तो इसको फिर से बनाया जाता है कृषि योग्य, कैसे बनाया जाता है? भूमि उद्धार तकनीक द्वारा। मतलब इससे आप क्या लगाइए, सबसे पहले दलहन का फसल लगाइए, ठीक है ना? क्योंकि दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जिससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। केंचुआ वगैरह को जानते हैं ना? केंचुआ जो होता है उर्वरकता बढ़ाते रहता है। तो जब इस प्रकार की भूमि फिर से हो जाएगी तो उसमें फिर से खेती की जा सकती है। ठीक है? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारकों को नाम लिखिए। मन जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक कौन-कौन से हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक इस प्रकार हैं। पहला जलवायु, ठीक है ना? अभी उधर बताए थे जलवायु। जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना? नदियाँ पानी मिलती रहती है, ये भी प्रभावित करती है। औद्योगिक विकास, ये भी प्रभावित करती है और खनिज और ऊर्जा संसाधन, ये भी क्या करती है, जनसंख्या को प्रभावित करती है। जैसे जलवायु कैसी होती है कि जहाँ की मौसम बढ़िया होती है, वहाँ लोग जाकर ज़्यादा बसते हैं। नदियाँ, नदी के किनारे यानी कि समतल ज़मीन होती है, तो वहाँ पे लोग जाकर बसते हैं क्योंकि वहाँ कृषि करते हैं। वहाँ की जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, अनेक प्रकार की खेती करते हैं। अब अगला तीसरा क्या है, औद्योगिक विकास है। औद्योगिक विकास का मतलब कि जहाँ उद्योग लग जाएगा, तो वहाँ पे लोग जाएँगे काम करने के लिए, धीरे-धीरे वहाँ बसना शुरू कर देंगे, उसको शहर बना देंगे। तीसरा चौथा क्या है आपका, खनिज और ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना? जहाँ खनिज मिलेगा, ऊर्जा संसाधन होगा, इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होगी, वहाँ भी जनसंख्या क्या होगी, अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें और कुछ सीख सकें। हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कभी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।